दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये हमारा प्रश्न है। बिल्कुल। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा हमने x माना कि हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारा x है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारा हमने x माना कि भाई हमारा प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारा x है, ठीक है ना। अब दूसरा, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत शब्द आया है तो क्रमागत की वजह से वेरी गुड, इसमें एक जुड़ जाएगा। दूसरा क्रमागत, सॉरी एक चीज और लिखना पड़ेगी इसमें, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा हो जाएगा x धन 1। एक जुड़ जाएगा। जैसे मान लो अगर पहला आपका 19 है तो उसमें एक जुड़ जाएगा 20, अगला क्या हो जाएगा 20, उसमें एक प्लस हो जाता है, एक उसमें जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब ये कहता है कि भाई, ये प्रश्न कहता है कि इनके वर्गों का योग, ये जो आपके पास धनात्मक पूर्णांक दो हैं, इन दोनों के वर्गों का योग, तो ये लिख देंगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि भाई इन दोनों के वर्गों का योग है ना, ये पहले का वर्ग, पहला धनात्मक पूर्णांक आपका x और ये दूसरा x धन 1, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, इनके वर्गों, इनके दोनों के वर्गों का योग कितना है, इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा ये कितना है आपका x², तो मैंने लिख दिया x² प्लस x + 1 इज ए 2 टाइम x + 1 एंड x + 1 इज इक्वल टू 365। ओके, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस इस x के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, x, इस x के साथ ये पूरा ब्रैकेट आएगा, x + 1, फिर +1, इस +1 के साथ हम क्या करेंगे, इस +1 के साथ इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, x + 1 बराबर में कितना, बराबर में हो गया 365, ठीक है। अब x², ये हमारा हो गया x² प्लस इस x का x में गुणा करो, x² प्लस x का 1 में गुणा करो 1x, फिर 1 का x में करो 1x, फिर 1 का 1 में करो 1 एकम 1, फिर 365 है ना, ये 365 को उठा के इधर ले आओ तो माइनस के प्लस का 365 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ये 0, 1x² हो गया आपका 2x² प्लस 1x और 1x कितना हो गया 2x, फिर प्लस माइनस 365 में से घटा दो, ये घटा दो, एक कम कर दो 365 में से, तो 364 बराबर क्या 0, है ना। 364 बराबर 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भैया इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 के टेबल में ये भी 2 आता है, तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो हम इसमें इस समीकरण के दोनों पक्षों में, आवाज़ नहीं बेटा, डिस्टर्ब होता है, इधर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, 2 का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगा देंगे,
इस समीकरण में हम 2 का भाग लगा देंगे। ये 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया, फिर ये 2 से कटेगा एक बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 कम करो, एक बचा, इसको दिया, 2 अठी 16, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से ये आपके पास समीकरण बनेगी जो इस प्रकार की होगी। देखो क्या रह गया, ये आपका, ये रह गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। ये आपकी समीकरण जो द्विघाती समीकरण तैयार हुई वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये आपकी द्विघाती समीकरण है। अब गुणा करें तो कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 182 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, घटाने पे 1 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं मुझे बताइए जिनका गुणा करें तो 182 आ जाए और बड़ी में से छोटी को घटाएं तो 1 आ जाए। तो भैया मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं क्या करूँगा, लसन लूँगा। हाँ बिल्कुल बताइए। 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वरना मुझे यहाँ पे करके देखना पड़ता अभी, है ना, मुझे यहाँ पे करके देखना पड़ता, मगर आपने डायरेक्ट बता दिया तो आपने मेरा काम आसान कर दिया, इसके लिए आपको थैंक यू। एक्स स्क्वायर, अब मुझे प्लस का 1 कब बचेगा, जब बड़ी संख्या को प्लस की ले लूँगा। तो 14 बड़ी है और 13 छोटी है, उसको मैं ऋण के ले लूँगा। तो धन के 14x ऋण के 13x है ना, तो 14x में से घट जाएंगे 13x, तो धन का 1x बचेगा, माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब भैया एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बना। अब इसमें और इसमें से मैंने कॉमन लिया तो x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन, x, ये मैंने x बाहर ले लिया, x की 2 पावर में से 1x बाहर आ गया, 1x रह गया, है ना, प्लस 14x में से x बाहर आ गया तो केवल 14 रह जाएगा, माइनस के 13 बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे केवल x रह जाएगा, माइनस का बाहर आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस अंदर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए। 13 का पाड़ा बोलो 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचेंगे कितने, 5 इसको दिए तो 52 हो गए, तो 13 चौक 52, 13 चौक 52, है ना, क्योंकि 5 इसको दे दिए तो 13 चौक 52 बराबर कितना, 0। अब ये दोनों सेम टू सेम। वेरी गुड, यू आर जीनियस बॉय, यू आर जीनियस, क्योंकि अब आपको इन चीज़ों से परिचय हो गया आपका कि भाई वर्ग समीकरण को जो किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि यहाँ से हमें इसको भी 0 के बराबर पुट कर देंगे और इसको भी हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 14 और यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 13। अब ये अग्र है, ये आपका अग्र है, आप इसे ग्रहण नहीं करेंगे, ये अग्र है और ये ग्रह है, इससे आप ग्रह कर लेंगे, स्वीकार करेंगे, ये ग्रह है, इससे आप स्वीकार करेंगे, इसे आप अस्वीकार कर देंगे। यानी कि पहली संख्या, जो आपकी पहली संख्या धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, क्योंकि धनात्मक लेना है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हम ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे, हम धनात्मक पूर्णांक लेंगे। इसलिए पहला, इसलिए प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है आपका, प्रथम धनात्मक पूर्णांक आपका है 13। प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है आपका 13। तो द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, इसमें एक जुड़ जाएगा तो वो द्वितीय धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका 14। तो इस प्रकार से आपके उत्तर आ जाएंगे 13 और 14, ठीक है ना। तो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था, तो ये मैंने आपको कराया। हो गया बेटा, क्लियर हो गया, एनी डाउट? चलो ठीक है ना, तो लिख देना द्वितीय धनात्मक पूर्णांक 14, चाहो तो आप यहाँ लिख दो, मैंने नहीं लिखा मगर आप लिख सकते हैं। द्वितीय धनात्मक पूर्णांक 14, इसमें एक जुड़ जाएगा 13 में, है ना। चलो अच्छी बात है, ये आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। हाँ, अब कौन सा प्रश्न था आपका जो आप कह रहे थे?
बताइए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। हाँ, तो देखो ये आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से आपसे बोलूँगा कि आप बोलेंगे, मैं लिखूँगा। बोलो, क्या परिमाप दो 80 मीटर। 2 मिनट। क्या परिमाप 80 मीटर व तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर फल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात। ओके, उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है भैया, ठीक है ना। ये हमारा प्रश्न है कि भाई एक ऐसा पार्क जिसकी चारों भुजाओं को जोड़ें तो भाई 80 मीटर उसकी भुजाएं का योग कितना हो, 80 मीटर हो, और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। तो ऐसा कोई पार्क संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, ठीक है, देख लेते हैं हम, है ना। तो देखो क्षेत्रफल कितना दिया आपको, 400 वर्ग मीटर, है ना। तो 400 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है ना। और परिमाप दिया हमें 80 मीटर, ठीक है। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, माना पार्क का क्षेत्रफल है ना, पार्क है, पार्क का क्षेत्रफल है ना। अब या तो लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, या तो लंबाई गुणित चौड़ाई, या भुजा गुणित भुजा, या तो वर्गाकार होगा, भुजा गुणित भुजा, है ना, या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा। तो अपन पहले उसको वर्गाकार समझते हैं। माना कि वर्गाकार है तो भुजा गुणित भुजा से ही आएगा, है ना। हाँ, भुजा गुणित भुजा से अपन, इसलिए अपने को कंफर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ 400 लिखा, 400 का वर्गमूल 20 होता है ना। तो इसलिए तो ये हो जाएगा आपका भुजा का वर्ग, है ना। ये हो जाएगा आपका भुजा, चाहे तो डायरेक्ट यही कर दो आप कि भुजा का वर्ग कर लो, है ना। और क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा आपका 400, और ये भुजा का वर्ग। अब वर्ग घटेगा तो इस पे वर्गमूल लग जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका भुजा। और यहाँ से जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 20 मीटर, इस भुजा का मान कितना आया, 20 मीटर आया, ठीक है ना। 20 मीटर हमें भुजा का मान निकला। तो अब जो आपका जो पार्क है वो इस टाइप का पार्क है। ये आपका पार्क है, देखो ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, और ये भी 20 मीटर है। तो भैया 20 चौक 80, परिमाप कितना हो जाएगा बेटा, परिमाप कितना हो जाएगा। तो परिमाप की बात करें तो हम जानते हैं परिमाप का सूत्र क्या लिखाया था बेटा मैंने आपको, वर्ग, ये वर्ग है ना। तो वर्ग का परिमाप भुजा गुणित भुजा है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, है ना बेटा। ये वर्ग का परिमाप है ना। तो 4 और भुजा कितनी, 20, और 20 चौक 80 मीटर। देखो 20 चौक 80 मीटर, यानी कि ये कंडीशन भी इसमें संतुष्ट हो गई। 80 आ गया, है ना, ये 80 आना चाहिए था और 80 आ भी गया। तो यानी कि इस प्रकार का जो पार्क है वो बनाना संभव है, और उसकी लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। देख लो आप, ये आपकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, और ये आपकी चौड़ाई
20 मीटर, लंबाई 20, चौड़ाई 20, है ना। तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद करो, उसने लिखा कि भाई लंबाई चौड़ाई भी बताओ, तो अपन लिख देंगे कि लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, ये भी हम इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था जो आपने पूछा, क्या संभव है? बोले हाँ संभव है, और लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी 20 मीटर होगी, अर्थात जो पार्क होगा वो वर्गाकार होगा। पार्क कैसा होगा? वर्गाकार होगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आपने अच्छा प्रश्न किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। Yes. 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यही समीकरण है क्या? देखो तो एक बार चेक कर लो। हाँ ये 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यस यस, प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो बेटा इस सवाल में हमें नेचर ऑफ रूट मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि जो मूल हैं वो वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, और यदि वास्तविक हैं तो समान हैं या असमान हैं। ये हमें इस वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और यदि मूल वास्तविक हैं तो हमें ज्ञात भी करना है, बिल्कुल ज्ञात भी करके दिखाएंगे आपको। तो जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण की हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। इस द्विघात समीकरण की हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे, और तुलना करने पे हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि a बराबर कितना है? a बराबर 2 है, b बराबर कितना है? ऋण का 3 है, c बराबर कितना है? 5 है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। ओके यस। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात हम किससे करते हैं? किससे हम मूलों की प्रकृति का पता लगाएंगे कि मूल वास्तविक हैं? यदि हाँ भैया, कौन सा सूत्र लगेगा भैया मूलों की प्रकृति का? बताओ। b² माइनस 4ac। ये b² माइनस 4ac। वेरी गुड वेरी गुड, आलोक इज गुड बॉय। तो देखो हमारे भी एक बालिका ने तो बता दिया, मगर एक बालिका नहीं बता पाई, है ना। तो देखो जो सीरियसली देखेगा समझेगा वो बता देगा, है ना। आपको सीरियसली उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई, तो आप बता पाएंगे, वरना आप फिर सीरियसली नहीं देखेंगे तो स्लिप हो जाएंगे, भूल जाते हैं हम। अगर किसी चीज़ को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं तो भूल जाते हैं। तो बिल्कुल आपने बताया कि भाई विविक्त कर से हम पता लगाते हैं किसी भी वर्ग समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करो, और यदि उसका विविक्त कर धनात्मक है तो मूल वास्तविक है, यदि विविक्त कर ऋणात्मक है तो मूल अधिकल्पित या काल्पनिक है। ओके, तो चलो ये विविक्त कर का सूत्र है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है ना। ओके, तो d इज इक्वल टू, अब b इज -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a इज 2 एंड c इज 5। ओके, therefore d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर इज +9 एंड हाँ 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, है ना। 8 पंजे -31। अब ये देखिएगा कि जो -31 आया है ना, आपका ये जो -31 है वो 0 से लेस देन है कि ग्रेटर देन है? 0 से लेस देन है या ग्रेटर देन है? 0 से छोटा है, यानी कि लेस देन, उसको लेस देन बोलते हैं ना, लेस देन ऑफ 0, है ना। -31 इज लेस देन 0, देयरफॉर मूल कैसे होंगे आपके? मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित। इसलिए मूल काल्पनिक और अवास्तविक। हाँ यस, इसलिए मूल अधिकल्पित या अवास्तविक, इसलिए मूल अधिकल्पित हैं। और जो अधिकल्पित है उसको हम ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अधिकल्पित है, काल्पनिक है ना। तो मूल अधिकल्पित हैं, बस इतना करके छोड़ देंगे, इसको हम आगे हल नहीं कर सकते,
ठीक है, अब दूसरा समीकरण आप बताएंगे मुझे। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब ये जो हमें समीकरण दिया है इसकी भी हम तुलना करेंगे मानक समीकरण से, है ना। इसकी भी हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे, और जब हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है, b बराबर कितना है -6 और c बराबर कितना है 3। अब हम को मूलों की प्रकृति का पता लगाना है, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना, b बोले तो -6 -6 का वर्ग -4, a कितना है, a बोले तो 2 और c बोले तो 3। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, -6 का वर्ग, तो -6 में -6 का गुणा करेंगे तो प्लस का 36, फिर 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो हम देखते हैं 6 में से घटा दो 4, तो 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो बचा 12 जो कि बड़ा है 0 से, 12 बड़ा है 0 से। अब d का मान धनात्मक है, d का मान क्या आया, धनात्मक आया, वो धनात्मक 0 से बड़ा होता है ना। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। वेरी गुड, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक और कैसे हैं, वास्तविक और असमान, अलग अलग, x के दोनों मान अलग अलग आएंगे। मूल वास्तविक और असमान है ना, यानी कि x के 2 मान आएंगे, है ना, अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग, है ना, x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी हमें। अब यदि वास्तविक हैं तो उन्हें याद कीजिए। तो याद करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, मतलब फार्मूला मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड फैक्टर मेथड। तो सबसे सरल मेथड होती है हमारी फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि से ही अक्सर हम सवाल करते हैं क्योंकि शॉर्टकट में सवाल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि भैया ये जो वर्ग समीकरण हमारे पास है, इस वर्ग समीकरण में 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, क्योंकि x² का जो गुणांक 2 है, x² के गुणांक 2 का गुणा इस अचर पद में होगा, तो 2 तिया 6, तो गुणा करें तो 6 आ जाए, गुणा करने पे 6 आ जाए, है ना, 2 तिया 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हुई अपन से। 6 6 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये हुआ आपका मूल वास्तविक। सॉरी, ये अपन गुणनखंड विधि से ये सवाल नहीं कर पाएंगे। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो गुणनखंड विधि से नहीं होते हैं, जैसे 2 तिया 6, गुणा करें तो 6 आ जाए, मगर जोड़ने पर भी 6 आ जाए, जो कि संभव नहीं है। तो भैया ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम बाय फार्मूला मेथड लगाएंगे, है ना। तो ये गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और फार्मूला मेथड लगेगी यहाँ पे। कौन सी मेथड लगेगी आपकी, फार्मूला मेथड बोलिएगा भैया, x = -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac नीचे 2a, यही है ना। फिर बराबर करके b का मान, ये देखो ये क्या है, ये माइनस, किसका माइनस है, सूत्र का माइनस, ठीक है ना। और b खुद माइनस का है, b कितने का है, b कितना है -6, तो b खुद माइनस का है, b खुद माइनस है भैया, b खुद। चलो अब इस पूरे का मान कितना बताओ, b² माइनस 4ac का मान बताओ, b² माइनस 4ac का मान कितना आया था, b निकाला था ना अपन, कितना आया था, 12 ही था, 12।
तो बस लिख दो 12। बार बार कौन निकाले, अपन ने निकाल के देख लिया ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 आया था। नीचे कितना 2, और ए कितना है बेटा, ए कितना है 2 लिख दो। चलो अब क्या करेंगे, x बराबर, देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस, फिर 12 के टुकड़े करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर नीचे 2 दूनी 4, फिर ये 6, प्लस माइनस। अब ये 2 का जोड़ा है, ये किसका जोड़ा निकलेगा बाहर, ये 2 का जोड़ा बाहर निकलेगा, है ना। तो ये 2 का जोड़ा, ये 2 दोनों में, तो 2 तो बाहर निकल गया, जोड़ा बाहर निकल गया। अंदर कितना रह गया, केवल 3, और नीचे कितना रह गया 4, नीचे कितना रह गया 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि भैया एक बार चलो कॉमन ले लेते हैं ना, और कॉमन आ जाएगा। देखो क्या कॉमन आएगा, देखिएगा ध्यान से, 6 के पाड़े में 2 के पाड़े में 6 आते हैं, 2 के पाड़े में 2 भी आते हैं, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 का पाड़ा बोलो 6 आ जाए, 2 तिया 6, इसमें से 2 तिया वापिस 6 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, प्लस माइनस, ये 2 का पाड़ा बोलो 2 आ जाए, 2 एकम 2, है ना। तो 1 लिखते नहीं है, 1 रहता है, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस से 1 को लिखा नहीं जाता, आगे 1 रहता है। नीचे 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या हो गया भैया बोलो तो, x बराबर हो गया 3 प्लस माइनस √3/2। देखो तो आलोक ये उत्तर आ रहा है बेटा, सर यही है। हाँ है ना। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, ऐसा भी कर सकते हैं। कभी आप चाहें कि नहीं अलग अलग लिखना हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 प्लस √3/2, एक उत्तर तो ये हो गया, और एक बार माइनस ले लो, 3 माइनस √3/2, एक उत्तर ये। इस प्रकार भी इसको आप हाँ इसको चाहे तो आप अल्फा मानो और इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मानो इसको बीटा मान लो, ऐसा भी आप ले सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। हमारे इधर नेटवर्क चिपक रहा, तो ये क्लास नहीं चल रही ठीक से। अच्छा नेट इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसी भी चले, आप तो क्लास अटेंड करो, थोड़ी देर में सुधर जाती है वो तो, इंटरनेट थोड़ी देर में सुधर जाता है, कभी कभी चिपकने लग जाता है, थोड़ी देर में हो जाता है वो तो, मैं कभी कभी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दिख तो रहा ना आपको? हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 मिनट, के 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। के का ऐसा मान ज्ञात करो, के का ऐसा मान ज्ञात करो, के का ऐसा मान ज्ञात करो कि, के का ऐसा मान ज्ञात करो कि, फिर से बोलो तो बेटा, फिर से पढ़ो तो, उसके 2 बराबर मूल हो। के का ऐसा मान ज्ञात करो कि दोनों मूल बराबर हो ना, हाँ 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल हो। चलो समीकरण बोलो तो बेटा। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यस, तो भैया देखिए हमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है ना। के की जगह कितना आएगा मुझे नहीं पता, के की जगह कितना आएगा मुझे नहीं पता, 4 आएगा कि 5 आएगा कि 10 आएगा मुझे नहीं पता, है ना, ठीक है ना। और सुनो, उसने एक कंडीशन डाल दी है कि के का ऐसा मान ज्ञात करो कि इस समीकरण को हल करें तो x के कितने मान आएंगे बताओ, 2 घात है तो 2 मान आएंगे, मगर दोनों मान कैसे आना चाहिए, इसका ये भी कहना है कि दोनों मान बराबर आना चाहिए। अब बताइए जो आपको समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, मानक समीकरण से। बताओ a बराबर कितना है, बताओ b बराबर कितना है,
सी बराबर कितना है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल k एंड c इज इक्वल 3। ओके, है ना। अब वो कहता है कि समीकरण के ये जो द्विघाती वर्ग समीकरण है इसके मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है। d इज इक्वल टू 0 है तो मूल बराबर है। विविक्त कर का मान अगर 0 है तो मूल बराबर होते हैं। और d का मान हम जानते हैं, d बराबर क्या होता है, तो d की जगह d का मान आ जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। d की जगह d का मान आ गया। अब b कितना है, b k है तो k की घात 2 माइनस 4a कितना है 2, c कितना है 3। तो मैंने abc का मान पुट कर दिया। मैंने क्या करा, कुछ भी नया नहीं करा है, कुछ भी नया नहीं करा, मैंने k का मान abc का मान पुट कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, देखिएगा आप, ये हो जाएगा आपका k² माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर में क्या 0। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा एम्प्लाइज डेट करके इधर ही बता देता हूँ, k², ये ऋण का 24 उधर जाएगा तो क्या का हो गया, धन का 24। ऋण का 24 बराबर के उस तरफ गया तो धन का हो गया। वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा इस पे, तो वर्ग घटेगा तो हम इस पे वर्गमूल लगा देंगे। तो देखिएगा इधर देखिएगा, ये मैंने वर्ग घटाया तो इस पे वर्गमूल लग गया। अब 24 के टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करना आता है ना, तो गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, 2 तिया 6 रह गया, और बाहर आता है तो प्लस माइनस लगता है। ऐसा नियम है, वर्गमूल के बाहर कोई भी चीज आती है तो प्लस माइनस लगता है। तो देखो ये उत्तर आ रहा है क्या, यही उत्तर है क्या, ठीक है ना। चलो और कुछ बताओ बेटा। बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। बिल्कुल सही, ओके। चलो और कोई प्रॉब्लम बताओ, कौन से सवाल हैं जो, सर इतने ही थे, बस इतने ही सवाल थे ये तो। अच्छा अच्छा इनका टेस्ट होगा आपका ना, हाँ। तो बिल्कुल तैयारी, अच्छी मजबूत तैयारी कर लो, बार बार रिपीट करो इनको।